नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट कर दी गई। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBGRMG बिल 2025 रखा गया है। नए बिल में कहा गया है कि उसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर जाएगी। इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। इससे पहले 12 दिसंबर को खबर आई थी, केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। हालांकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था। बिल में लिखे हुए उद्देश्य के मुताबिक पिछले 20 सालों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया, लेकिन गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे और मजबूत करना जरूरी माना है। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को जो बिना कौशल वाला काम करने को तैयार हो, हर साल 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार मिलेगा। इसका मकसद विकसित भारत 2047 के रूप में अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है इस बिल की? इस बिल में जो बातें जो पुराने मनरेगा को लेकर उठाई जाती थी, उनका जवाब दिया गया है कि क्या जॉब कार्ड का क्या होगा। तो जवाब ये आया कि नया कानून संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा। बिल के मुताबिक कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर राज्यों को अपनी नई योजना बनानी होगी और नए सिस्टम के तहत पंजीकरण और पहचान व्यवस्था भी लागू करनी होगी, जो कि डिजिटल और बायोमेट्रिक पर आधारित होगी। इस तरह के तमाम चीजों को लेकर सदन में आज जो है क्लेरिफाई किया गया। सवाल ये भी उठा कि मजदूरी दर में क्या कोई बदलाव होगा या वही पुरानी रहेंगी। तो जवाब इसका ये आया कि बिल में मजदूरी की तय राशि का साफ उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि मजदूरी दरें केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग तय कर सकती हैं, जैसे कि अभी मनरेगा में होता आया है। फिलहाल यह नहीं कही जा सकता कि मजदूरी बढ़ेगी या कि नहीं। और मनरेगा की अगर हम बात करें, मनरेगा वो योजना है जिसे कि मजदूरों के लिए रोजगार के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना मानी गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी ये श्रम योजना मानी गई थी। साल 2005 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई और उसके बाद मानदेय जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते गया और अब मानदेय जो है करीबन 200 के आसपास पहुंचा दिया गया। राज्यों में खर्च भी करना था ये पैसा और साथ ही ये शर्त थी कि जो पंचायत के अधीन आते हैं, ग्रामीण जो नगर पंचायत, जिला पंचायत, उन ग्रामीण उन कामों को बजाय मशीनों के इन मजदूरों से कराया जाएगा, जो कि स्थानीय मजदूर होंगे, जिन्हें कि इसके बदले में रोजगार मिलेगा, उसके एवज में उनकी आजीविका चलेगी। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो नए मनरेगा को शुरू किया गया था और अपने उद्देश्य में ये 100% सफल भी रहा। मनरेगा को लेकर आज गांव-गांव में यही चर्चा होती है कि मनरेगा की वजह से ही जो मजदूरों का जीवन यापन है वो बेहद सरल हुआ और यही वजह है कि समय समय पर संशोधन कर इसमें पारिश्रमिक में जो है वो 180 रुपए तक का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ जो 45 दिन से लेकर 100 दिन तक का जिसका जो है वो रोजगार गारंटी जो है योजना के तहत उसका दिन बढ़ाया भी गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि 125 दिन का रोजगार अब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे अहम जवाब इसका ये आया है कि जहां जितनी आवश्यकता होगी, जिनको जितनी आवश्यकता होगी और जिन कामों में जितनी आवश्यकता होगी, वहां पर मजदूर जो है वो इस नई योजना के तहत हायर किए जाएंगे, उनको काम दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि उन्हें अब जो है गारंटी जो पहले थी वो गारंटी उसी तरह बनी रहेगी, बल्कि उसके दिन बढ़ाए जा सकते हैं राज्य और केंद्र सरकारों के आवश्यकता के अनुरूप। वहां पर जिस तरह की आवश्यकता होगी, जिस तरह की उस काम का स्वरूप होगा, उसके हिसाब से इस बिल में प्रावधान है कि उनके दिन और उनके पारिश्रमिक भी बढ़ाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उन्हें बुआई कटाई के अलावा अन्य कामों में भी शामिल किया जाएगा, जैसे कि पहले किया जाता था? जी हाँ, अब उन्हें अन्य कामों में, चाहे वो तालाब की खुदाई हो, चाहे पंचायत से जुड़े हुए जो अन्य काम हैं, तमाम तरह के काम हो, चाहे वो वहाँ पर सड़कें बनाने का काम हो, इन तमाम कामों में उन्हें स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब इसको लेकर, जब इस नई योजना को लेकर जो है वार पलटवार भी हुआ है, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं।
महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। तो सबसे बड़ी बात मनरेगा को लेकर, मनरेगा इस पूरे देश के लिए, मजदूरों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना, जीवनदायिनी योजना साबित हुई थी, जिसको लेकर अभी भी पिछले, अगर हम 2005 से लेकर पिछले 20 सालों में यही वो योजना है जिसने हर घर के मजदूर को उसका घर जो है जीवन यापन का एक सहारा दिया था। अब अगर नया कानून दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, स्पष्टीकरण जो सरकार की तरफ से आया ये नहीं है कि मनरेगा को खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि उसके विकल्प के रूप में उससे बेहतर योजना लाने की बात यहाँ पे की जा रही है। सवाल जो उठाए गए विपक्ष की तरफ से कि क्या मनरेगा पूरी तरह खत्म हो जाएगा या दोनों योजना साथ हो जाएगी, तो जवाब ये है कि मनरेगा खत्म हो जाएगा। उस योजना के तहत अब जो है उसका स्थान नई योजना ले लेगी, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण बदलावों के साथ जिसे लागू किया जाना है। सवाल ये है कि ये कानून कब से लागू होगा, पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? तो ये था कि राज्यों को अपनी नई योजना बनानी होगी और उसके अपने सिस्टम के तहत जिस राज्य का जो भौगोलिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उस ढांचे के अनुरूप राज्य अपनी योजना बनाएंगे, उसे जो है वो केंद्र सरकार से अनुमोदित कराएंगे और उसके बाद नई योजना के तहत उसका पंजीयन होगा और उसमें उनके कानून केंद्र और राज्य के सम्मिलित होंगे, जो कि एक समान उनको एक स्वरूप में ढाला जाएगा। मजदूरी दरों में क्या बदलाव होगा, तो सभी, अब सीधी बात है, मजदूरी में अभी उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि मजदूरी दरों में बदलाव होगा, क्योंकि जहाँ की आवश्यकता के अनुरूप, जहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुरूप जो राज्य सरकारें अनुमोदित करेगी, अनुशंसित करेगी, उनकी अनुशंसा के आधार पर यह बदलाव किया जाएगा। 125 दिन का रोजगार अभी दिया जाता है, तो उस रूप में उस गारंटी को क्या यथावत रखा जाएगा? तो यहाँ भी ये कहा गया है कि राज्य की जो आर्थिक भौगोलिक जो ढांचा है उसके अनुसार उसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पर मजदूरों की संख्या अधिक है, जहाँ पर काम की जो अधिकता है, वहाँ पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। बुआई कटाई के समय काम न मिलने पर गरीब मजदूर जो पलायन करते हैं वो क्या करेंगे? तो इसके साथ ये है कि जो अन्य काम हैं, जो सड़क निर्माण की स्थिति हो, कहीं पर जो है वो ट्रांसफार्मर की जो राजीव गांधी विद्युतीकरण की योजना हो, या तमाम जो काम हैं जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, उनमें उन्हें काम दिया जाएगा ताकि उन्हें पलायन ना करना पड़े। ये सबसे बड़ी बात है कि ये नए प्रावधानों के तहत, ताकि किसी भी मजदूर को जो है वो खाली हाथ ना रहना पड़े, ये तमाम चीजें सरकार की तरफ से स्पष्ट की गई है। बात करते हैं अगली खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र में आज अंतिम हफ्ते की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा सांसद रहे पूर्व जनप्रतिनिधियों के निधन पर शोक संदेश पढ़े। पूर्व सांसदों के सम्मान में सांसदों ने मौन भी रखा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के कथित अपमान को लेकर लोकसभा के साथ ही साथ राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की भी बात कही, वहां पर मांग रखी। इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज प्रधानमंत्री के कथित अपमान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि साल 2014 में एक भाजपा सांसद ने विरोधियों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए प्रधानमंत्री ने भाजपा नेता को माफी मांगने के लिए कहा और भाजपा नेता ने माफी भी मांगी। रिजिजू ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी की रैली में पीएम मोदी के कथित अपमान जो किया गया, उसे कब्र खोदे जाने की, जब उन्होंने जो यहाँ तक की बात कह दी गई पीएम जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है। पार्टी नेतृत्व को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही रिजिजू ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस पार्टी के रैली के दौरान दिए गए भाषण का जिक्र भी किया और पूरा ठीकरा पार्टी नेतृत्व के ऊपर फोड़ा। इस दौरान पीएम मोदी की कब्र खोदे जैसे नारे भी लगाए गए। इससे ज्यादा उनके व्यक्तिगत और उनके रिश्तों को लेकर भी बात की गई, उनकी माता जी को भी लाया गया। ये तमाम जो है वो अपमान नहीं है उस पद पर बैठे हुए, जो इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को और साथ ही साथ जो उनके सुप्रीमो हैं उन्हें सदन में सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। ये तमाम जो लोग हैं उनके, अर्जुन राम मेघवाल हो, चाहे वो खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हो, चाहे तमाम भाजपा सांसद, उन्होंने एक स्वर में मांग की कि कांग्रेस को इन तमाम अपमानजनक शब्दों के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। ये पूरी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज जो केंद्रित रही भाजपा की तरफ से, विपक्ष को जिस तरह से उन्होंने घेरा है उसको लेकर, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इसको लेकर बयान दिया था
उसको भी उन्होंने उदाहरण दिया कि कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खुद खड़गे ने अपमानजनक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि मोदी जहरीले सांप की तरह है, इस जहर को आप समझें या ना समझें, लेकिन अगर इसे आप चखेंगे तो मर जाएंगे। इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए शख्स के लिए उपयोग किया गया। ये तमाम भाजपा सांसदों ने, चाहे मंत्री हो चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वह तमाम सांसदों ने सदन के भीतर इस बात को लेकर दोनों ही सदनों में, चाहे निचले सदन में भी लेकर दोनों ही सदनों में इस बात को लेकर आज विपक्ष को पूरी तरह घेरे रखा सत्ता पक्ष के सांसदों ने। तो उन्होंने एक अलग अलग उदाहरण जो है, आधा दर्जन उदाहरण भी पेश किए कि किस तरह से पीएम मोदी को लेकर अलग अलग रैलियों में, अलग अलग जो है जगहों पर किस तरह से, आपको पूरे वो बयान सुनाते हैं कि आखिर भाजपा सांसदों ने मुद्दा क्या उठाया। मैं चाहता हूं, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। बात करते हैं भाजपा के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज नितिन नवीन दिल्ली के राष्ट्रीय भाजपा मुख्यालय में भव्य स्वागत के साथ पहुंचे। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण और अन्य 2 विभागों में मंत्री भी हैं, बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक भी है। नितिन नवीन पिछले 5 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत का परचम लहराते हुए आए हैं। 2008 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य रहे। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल करीब 3 साल पहले समाप्त हो चुका है, उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया गया है। बीजेपी के इतिहास में पहला मौका है जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें इतने लंबे समय तक जो है वो एक्सटेंशन दिया गया और नया अध्यक्ष नहीं चुना गया। ऐसे में बीजेपी पर कई बार ये सवाल भी उठाया गया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है। विपक्ष के ताने लगातार चल रहे थे। हालांकि नितिन नवीन के नाम ने कई लोगों को चौंकाया भी है, क्योंकि इस उम्र में, इस एज में जो है, इस अवस्था में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना, ये भाजपा का इतिहास है। नितिन नवीन की अगर उनकी बात कर लें, जन्म परिचय की, जन्म उनका 23 में 1980 को हुआ था। उनकी उम्र फिलहाल लगभग महज 45 साल है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि युवा नेता को अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ किस तरह की भूमिका, तालमेल वो बिठाएंगे। भाजपा के संविधान की अगर बात करें तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम 15 वर्षों तक पार्टी का सदस्य रहा, और इस लिहाज से नितिन नवीन की वर्किंग प्रेसिडेंट बनने में कोई परेशानी नहीं। युवाओं को साधना इसका जो है प्रमुख मकसद बनाया जा रहा है, साथ ही जाति संतुलन भी बनाया जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्षीय प्रणाली पर जो है अगर हम देखें तो यही जो है परंपरा रही है। तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर जो है अध्यक्ष और निपद पर चुनाव होते हैं। सारे नेता कार्यकर्ता उनके बात मानते हैं, चाहे हम अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति की बात कर लें, अब नितिन नवीन की बात कर लें। अहम बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार से किसी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जो बिहार बीजेपी के लिए गर्व की बात भी है। हाल के समय में अगर देखा जाए तो भाजपा ने ऐसे कई चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है जिनकी चर्चा आम तौर पर नहीं रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम इसी सिलसिले में गिनाए जा सकते हैं। कह सकते हैं भाजपा
ऐसी पार्टी है जो नितिन नवीन की उम्र को ही मजबूत पक्ष बनाकर पेश कर सकती है, यानी कि युवा अध्यक्ष के रूप में उन्हें एक सिंबल के तौर पर पार्टी कह सकती है कि युवाओं के देश में युवाओं से बेहतर तालमेल के लिए एक युवा चेहरा चुना गया है। पार्टी के लिए इससे नए अध्यक्ष का पद काफी अहम माना जाता है, खासतौर पर अगले साल पश्चिम बंगाल और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होने हैं। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी काफी बड़ी मानी जा सकती है। भाजपा में कभी किसी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हुई है, ऐसी परंपरा रही है। पार्टी की कोशिश ये होती है कि बीजेपी और संघ के लोग आपस में विचार विमर्श कर पार्टी की तमाम आने वाली जो संभावनाएं हैं उसे में ध्यान रखकर अध्यक्ष का चयन किया जाए। और माना यही जा रहा है कि नितिन नवीन अपने सियासी करियर में कभी किसी विवाद से नहीं जुड़े हैं, इसलिए उनका नाम प्रमुखता से सभी नेताओं ने उन पर विश्वास भी दिखाया। तो आपको बताते हैं कि नए जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार के मंत्री, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी, उनका एक परिचय जो है हम आपको बताते हैं। युवा जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, सड़क निर्माण पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के इस समय वो प्रभार संभाल रहे हैं। मेहती जिम्मेदारी है। बांकीपुर विधानसभा से लगातार 5 बार जीतते आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिहार में बीजेपी का बड़ा युवा चेहरा शाहनवाज हुसैन और अन्य जो नेता हैं उनके बाद अगर उस तारतम्य में देखें, बड़ा बीजेपी का युवा चेहरा जो है वो कहा सकता है। और छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक उन्होंने प्रभारी के रूप में जो अहम भूमिका निभाई, जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनाने में और तमाम जो फैसले लेने में जिस तरह से समीकरण उन्होंने, क्योंकि 2023 का जो समय था ये कहा जा रहा था कि भाजपा उस समय काफ़ी कमज़ोर है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा था। उन तमाम आकलन को झुठलाते हुए उन्होंने भाजपा की यहाँ सरकार बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाई, इसलिए उनका कद भी बढ़ा। और साथ ही साथ अपनी खुद की अगर हम बात करें तो बिहार में भी वो अच्छे खासे वोटों से जीते, मतांतर से जीते, और इसलिए उनका कद भी बढ़ा। पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। चूंकि तमाम रणनीति को लेकर अगर देखें तो अमित शाह ने तमाम रणनीति चुनाव की नितिन नवीन के साथ बैठकर बनाई थी, चाहे बिहार की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, तो इसलिए उनकी भूमिका, उनका कद और बड़ा हो जाता है। संगठन में काफ़ी बड़ा कद है उनका। जिस तरह से अन्य नेता, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें, चाहे वो नड्डा जी की बात कर लें, तमाम लोगों के जो है समकक्ष माने जाते हैं। और इसलिए बहुत जल्दी नितिन नवीन का कद पार्टी में संगठन के रूप में, क्योंकि संगठन को मजबूत करने में उन्होंने सबसे जो है वो अहम भूमिका निभाई पिछले 2 चुनाव में। साथ ही साथ अगर हम देखें किसी तरह के किसी विवाद से उनका कोई नाता नहीं रहा है। पहले भी वो मंत्री रहे हैं, पहले भी जो है वो बड़े बड़े भूमिकाओं में रहे हैं, लेकिन कभी किसी विवाद को जो है वो उसमें नाता उनका नहीं रहा है और स्वच्छ सुथरी, साफ सुथरी एक छवि है। अब अगर युवा अध्यक्ष के रूप में हम बात करें तो किस तरह से चुनौतियां उनके सामने आएगी। जो वरिष्ठ नेता है, चाहे गिरिराज सिंह करें, चाहे वो जितने भी बड़े नेता हैं, उनके साथ तालमेल कैसे वो बिठाएंगे। मंत्री भी हैं तो पार्टी के लिए पर्याप्त समय कैसे मिल पाएगा उनको। सबसे बड़ी बात यह है 2-2 भूमिकाओं में एक साथ रहेंगे। पश्चिम बंगाल जो कि भाजपा के लिए हमेशा एक साख का सवाल रही है। भाजपा कभी पश्चिम बंगाल में जो है वो वहाँ की विधानसभा पर कब्जा करने के लिए पिछले कई चुनाव में जो प्रयासरत रही, लेकिन ममता बनर्जी के सामने हमेशा भाजपा को घुटने टेकने पड़े। वो एक बड़ी चुनौती होगी अध्यक्ष के रूप में। दक्षिण भारत में जहाँ की भाजपा लाख कोशिशों के बावजूद जो है वो, चाहे हम तेलंगाना की बात कर लें, आंध्रा की बात कर लें, उन तमाम जगहों पर जो है वो कांग्रेस को मात नहीं दे पाई है। तो क्या इस बार पहले बंगाल, फिर साउथ में, फिर यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें नितिन नवीन कितनी अहम रणनीति बनाते हैं और किस तरह से सफलता दिला पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं भाजपा के खुद कई वरिष्ठ विधायकों ने ऐसे सवाल किए जो अपनी ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आई। भाजपा विधायकों ने स्कूल कॉलेज में लगे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, इंसिनरेटर का मुद्दा भी उठाया। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कई मशीनों के खराब होने और बंद होने की जो है बात वहां पर उठाई। कौशिक ने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं धर्मलाल कौशिक के जवाब देते हुए महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि लगभग 1600 मशीनें ठीक है, 1300 खराब है। जो मशीनें खराब है उनकी जांच कराई जाएगी।
दूसरे दिन प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने अहम मुद्दा बेरोजगारी भत्ता का उठाया। उन्होंने कहा कि जब बेरोजगारी भत्ता योजना अगर बंद नहीं की गई है तो इसके पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने अपने कार्यकाल में जब विपक्ष रहते हुए कांग्रेस को बेरोजगारी भत्ते को लेकर खूब कोसा था कि जब घोषणा पत्र में उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें तमाम जो लोग हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, चाहे वो तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने सभी तरीके से बेरोजगारी भत्ते को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का, लेकिन स्थिति जब स्पष्ट नहीं हो पाई तो सदन से तमाम विपक्ष के नेताओं ने, विधायकों ने वॉकआउट भी किया और सदन कई देर तक बाधित भी रहा। तो बेरोजगारी भत्ता जो कि कांग्रेस शासनकाल में भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उनके शासनकाल में शुरू हुई थी। हालांकि घोषणा पत्र जो है उसमें ये शुरुआत में ही से शुरू करने की बात की, लेकिन काफ़ी जो है वो वक्फा बीतने के बाद इस योजना का जो है लाभ मिलना युवाओं को शुरू हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष के रूप में भाजपा हमेशा हमलावर रही। तो सभी विधायकों ने, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने इस बात को उठाया कि अगर घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता बंद करने की बात नहीं की गई है, किसी नई योजना के लॉन्च करने की बात नहीं की गई है, तो वहाँ पर आखिर इसका उल्लेख क्यों नहीं किया जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। मंत्री खुशवंत साहब ने इस बात का जवाब दिया कि बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय भाजपा की सरकार युवाओं को इतना सक्षम बना रही है कि वो खुद दूसरों को रोजगार दे। इस बात को लेकर सदन में कुछ देर तक ठहाके भी लगे, उनकी जो है तंज भी कसा गया कि आखिर किस तरह सक्षम बनाए जा रहे हैं, उसका उदाहरण भी मांगा गया। बहरहाल जब मंत्री ने इस तरह का जवाब दिया तो उसे भाजपा के, तो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो असंतुष्ट हुए और उन्होंने काफ़ी देर तक हंगामा किया, नारेबाजी की। उसके बाद पूरे सदन से जो है तमाम विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट भी कर दिया, सदन को कई देर तक बाधित भी करना पड़ा। तो इसके अलावा अगर हम अन्य मुद्दों की बात करें, सैनिटरी नैपकिन वेडिंग की बात हुई, वहाँ पर जो है धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, साथ ही भाजपा के विधायक, उन्होंने इस बात को उठाया। मोबाइल नेटवर्क की समस्या होने की बात उठाई गई, जहाँ पर रूरल नेटवर्क है, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, बेरोजगारी भत्ते की बात उठाई गई। ये तमाम मुद्दे आज उठाए गए। हालांकि एक जो है वो सुखद बात और क्या रही कि सदन में नज़ारा ये देखने को मिला कि जितने ही सवाल जो विपक्ष के विधायक उठा रहे थे, उससे ही मुखर होकर सवाल जो है भाजपा के खुद के विधायक उठा रहे, चाहे धर्मलाल कौशिक की बात करें, धर्मजीत सिंह की बात करें, अजय चंद्राकर की बात कर ले, इन तमाम जो सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक हैं उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरा। तो ये इस तरह का नज़ारा आज जो है सदन में देखने को मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7।